नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी विधानसभा सत्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में विधानसभा सत्र जल्द शुरू होने जा रहा है और सरकार इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह सत्र भराड़ीसैंण यानी गैरसैंण में निर्धारित तिथि पर ही आयोजित किया जाएगा। सत्र को लेकर सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और गंभीर विषयों पर चर्चा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। धामी ने कहा है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा होगी और सरकार पर यानी हर सवाल का विपक्ष के द्वारा जो भी उठाया जाएगा उसका माकूल जवाब भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वास जताया कि यह सत्र प्रदेश के विकास और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हमारा विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने वाला है और उससे पहले चूंकि सभी प्रकार की बातें होती हैं कि समसामयिक विषय भी हैं और उसके अलावा सत्र होना है तो एक शिष्टाचार बसा है नहीं, हम तैयार हैं और जैसा पहले से प्रस्तावित है हम लोगों ने कहा है कि भराड़ीसैंण में सत्र होगा, उसी के निमित्त सरकार ने सभी प्रकार की तैयारियां प्रारंभ कर दी और विधानसभा के स्तर से भी उस पर काम चल रहा है। तो गैरसैंण में सत्र हो रहा है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने स्पष्ट किया है कि आगामी विधानसभा सत्र समय पर आयोजित होगा और इसे लेकर किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौसम की जैसी भी परिस्थितियां हों, सत्र की तिथि घोषित हो चुकी है और वो तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित किया जाएगा। विधायक ने बताया कि 4 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कई महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर चर्चा की जाएगी। इसमें विभागीय प्रस्तावों और रिक्त पदों से जुड़े मसलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। आगामी मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने बयान दिया है कि 19 अगस्त से गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा क्षेत्र में सत्र का आगाज होगा। इससे पहले 18 अगस्त को कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें तय किया जाएगा कि किन किन विषयों को सदन में रखा जाएगा। प्रीतम सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से सत्र को लेकर तैयार है और उनके पास आपदा प्रबंधन, पंचायत चुनाव, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसके साथ ही किसान, नौजवान, महिलाएं और सरकारी कर्मचारी भी इन मुद्दों को लेकर सड़क पर आंदोलन करेंगे। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर पंचायत चुनावों में गंभीर गड़बड़ी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की संस्थाओं पर बीजेपी कब्जा कर रही है और चुनाव प्रक्रियाओं में अनियमितताएं हुई है। हरीश रावत ने बताया कि चुनाव शुरू होने से ही सरकार की मंशा संदिग्ध रही। पहले चुनाव निलंबित किए गए, फिर आरक्षण प्रक्रिया को जानबूझकर बिगाड़ा गया। 4 जिलों में आरक्षण चक्र में छेड़छाड़ कर राजनीतिक फायदा उठाने की भी कोशिश की गई। विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए गए, जबकि कई जगह एक से अधिक वोटर सूची से नाम होने पर भी नामांकन स्वीकार किए गए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर सत्ताधारी दल के पक्ष में काम करने का आरोप लगाते हुए बैतालघाट में गोलीबारी, अल्मोड़ा में धमकी और नैनीताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जबरन उठाने की घटनाओं का भी जिक्र किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने वाजपेयी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें स्मरण करते हुए कहा कि अटल जी एक विचारशील, दूरदर्शी और सिद्धांतवादी नेता थे। वह भारतीय राजनीति के ऐसे युग पुरुष थे जिनका स्थान कोई नहीं ले सकता। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान गांव-गांव तक विकास की गंगा बहाई और देश को नई दिशा दी। रुड़की के गंगनहर कोतवाली में एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया है।
युवक दीपक रावत की हत्या एक युवती से प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी। युवती दीपक से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिजनों के विरोध के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। पुलिस जांच में सामने आया कि दीपक युवती से दूरी बना रहा था, जिससे नाराज होकर युवती ने अपने परिचित राजा शर्मा से संपर्क किया। राजा ने दीपक को फोन पर धमकी दी और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। दीपक को बहाने से मोदीनगर ले जाकर सुभारती मेडिकल कॉलेज के पास से पकड़कर गंगनहर पटरी पर ले जाया गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। शव गंगनहर में फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपी मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी राजा शर्मा मुंबई से फरार था। खुलासे पर पुलिस टीम को 2500 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। मंगलौर के मोहल्ला मलानपुरा में बीते 5 दिनों से दहशत का माहौल बना हुआ है। वजह है छतों के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन, जो अचानक टूटकर गिर गई। इससे स्थानीय लोगों में भय पैदा हो गया है। क्षेत्रीय निवासियों ने कई बार विद्युत विभाग को सूचना भी दी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज होकर मोहल्ले वासियों ने विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मामले की जानकारी जब मीडिया कर्मियों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ से दी, तो उन्होंने कहा ये मामला उनके संज्ञान में नहीं था। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब संबंधित विभागीय अधिकारियों से बात कर इस गंभीर समस्या का जल्द समाधान कराया जाएगा। पौड़ी जिले के जिला कारागार में इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जेल परिसर को भव्य रूप से सजाया गया है। मंदिर में झांकियां सजाई गई हैं और भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। कैदी भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। जेलर दीप सिन्हा, समीर उप करापाल, गौरव कुमार टमटा और जेल स्टाफ की देखरेख में तैयारियां कई दिनों से चल रही थी। स्थानीय क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशेषकर महिलाएं, पूजा अर्चना और भजन कीर्तन में हिस्सा ले रही हैं। छोटे बच्चे कृष्ण के बाल स्वरूप में नजर आ रहे हैं, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया है। देखिए, पूरे उत्तराखंड में जन्माष्टमी के मौके पर जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिरों को भी विशेष रूप से सजाया गया है। जेलर दीप सिन्हा, समीर उप करापाल, गौरव कुमार टमटा और जेल स्टाफ की देखरेख में तैयारियां कई दिनों से चल रही थी। महिलाएं यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची और यहां पर जो छोटे छोटे बच्चे थे वो कृष्ण के बाल स्वरूप में नजर आए। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। शासन प्रशासन की प्राथमिकता है कि प्रभावित परिवारों को हर आवश्यक सुविधा समय पर उपलब्ध कराई जाए। मातली हेलीपैड और चिन्यालीसोड़ हवाई पट्टी से लगातार वायुसेना के चिनोक Mi-17 और ALH हेलीकॉप्टरों के माध्यम से हर्षिल, धराली और आसपास के गांवों तक खाद्यान्न सामग्री और रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुएं भेजी जा रही हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने राहत सामग्री के प्रबंधन और भंडारण व्यवस्था का जायजा लेने के लिए चिन्यालीसोड़ का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को सामग्री व्यवस्थित रखने, स्टोर में पर्याप्त भंडारण बनाए रखने और वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के भी निर्देश दिए। किच्छा में प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्राग फार्म की 1914.31 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा के नेतृत्व में राजस्व चकबंदी विभाग और पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई। प्रशासन की सख्ती के कारण कोई विरोध नहीं हुआ। 13 अगस्त को आए हाईकोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को प्राग फार्म कार्यालय के मेन गेट पर कब्जे का नोटिस चस्पा किया गया। तहसीलदार गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने औपचारिक रूप से भूमि कब्जे की घोषणा की और सरकारी संपत्ति का बोर्ड लगा दिया। राजस्व और चकबंदी अधिकारियों ने ग्राम गंगोली, कनमन, बहराबोज, तुर्कागौरी और पंडरी में कुल 1914.30 एकड़ भूमि पर सीमांकन करते हुए लाल झंडियां और सरकारी बोर्ड चस्पा कर दिए। उत्तरकाशी जिले के आराकोट क्षेत्र में सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध इस क्षेत्र के किसानों को सड़क बंद होने से बड़ा संकट झेलना पड़ रहा है। आराकोट दुचाड़ू किराणू मोटर मार्ग पिछले 1 सप्ताह से बंद है, जिससे सेब की तुड़ान के बावजूद किसान अपनी फसल बाजार तक नहीं पहुंच पा रही है। रास्ता खोलने के लिए तैनात पॉकलैंड मशीन नदी में फंस गई है,
जिससे समस्या और भी ज़्यादा बढ़ गई है। यदि मार्ग जल्द नहीं खुला तो लाखों की फसल सड़ सकती है, किसानों का ये कहना है, जिससे आर्थिक नुकसान भी होगा। स्थानीय लोग चिंतित हैं और गुस्से में भी हैं। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान ने तत्काल मार्ग बहाल करने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो देखिए, मार्ग बंद होने से जो किसान हैं वो लगातार चिंतित में है, क्योंकि जो सेब की फसल है वो सही समय से बाज़ारों में नहीं पहुंच पा रही है। माना जा रहा है कि किसानों को लाखों रुपए का इसमें नुकसान हो सकता है। मार्ग नहीं खुला तो फसलें सड़ भी सकती हैं। नैनीताल जिले में 14 अगस्त को हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद कांग्रेस द्वारा लगाए गए 5 जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण के आरोपों पर नया मोड़ सामने आया। हाल ही में सामने आए वीडियो में सदस्य खुद बता रहे हैं कि वो मर्जी से घूमने गए थे और अपहरण की खबर गलत है। इस वीडियो के बाद कांग्रेस के आरोपों पर सवाल उठने लगे हैं। चुनाव के दौरान हुई घटनाओं ने क्षेत्र की राजनीति को गर्मा दिया था। कांग्रेस ने सदस्य गायब होने पर प्रदर्शन किया था और मामले को गंभीरता से लिया गया था। अब सदस्य खुद कह रहे हैं कि सरकार के सहयोग से क्षेत्र का विकास करेंगे और राजनीतिक विवादों से ऊपर उठकर जनता की सेवा में जुटेंगे। रुड़की के लक्सर कोतवाली क्षेत्र के मुंडाखेड़ा कला गांव में देर रात एक खतरनाक मगरमच्छ मदनपाल के घर में घुस गया। घर में हलचल की आवाज सुनकर परिवार जाग गया और मगरमच्छ को देखकर हड़कंप मच गया। शोर सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मगरमच्छ ने घर में तांडव मचाया और वन विभाग की टीम को इस पूरे मामले की जानकारी दी। टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मगरमच्छ को काबू में किया। ये दृश्य ग्रामीणों ने वीडियो में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां भारी बारिश और भूस्खलन के बाद यमुनोत्री नेशनल हाईवे चलना खतरे से खाली नहीं है। जगह जगह पर चट्टानी मलबा आने से सड़कें बंद हो गई हैं। कई जगह रास्ते धंसने से दिक्कतें बढ़ गई हैं। देर रात हुई बारिश से जंगल चट्टी के पास 2 जगह पूरी तरीके से रास्ते बंद हो गए थे। पॉकलाइन मशीन की मदद से रास्ते खोल दिए गए। मौसम को देखते हुए प्रशासन ने 2 दिनों तक यमुनोत्री की यात्रा पर रोक लगा रखी थी और 2 दिनों से बड़कोट और खरादी में इंतजार कर रहे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने रोड खुलते ही अपनी यात्रा शुरू कर दी। यात्री ने कहा, यमुनोत्री रोड की बदहाल स्थिति हो रही है, बड़ा रिस्क हो रखा है। उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में बनी झील को शनिवार को आखिरकार सफलतापूर्वक पंचर कर दिया गया। पानी की निकासी के लिए उत्तराखंड जल विद्युत निगम, सिंचाई विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। झील से पानी निकालने के लिए विभाग की टीमों ने नदी के समानांतर एक वैकल्पिक नहर बनाई, जिससे पानी को सुरक्षित तरीके से चैनलाइज किया गया। विपरीत मौसम और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी 30 से अधिक कर्मचारियों ने युद्ध स्तर पर काम करते हुए जल निकासी सुनिश्चित की। इस कार्य के सफल होने से क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि झील के टूटने से संभावित खतरे को समय रहते टाल दिया गया है। देहरादून में एमडीडीए ने आवासीय भवन निर्माण को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं। अब मानचित्र के अनुसार पार्किंग के साथ केवल 2 मंजिला मकान ही स्वीकृत होंगे। इससे पहले लोग आवासीय मानचित्र लेकर 3 से 4 मंजिल मकान बनाकर उन्हें अलग अलग लोगों को बेच देते थे, जो अब प्रतिबंधित है। एमडीडीए के चेयरमैन बंशीधर तिवारी ने बताया कि कई प्रकरण ऐसे सामने आए जहां एक यूनिट के लिए मानचित्र बनवाकर मकान व्यावसायिक रूप से बेचे गए हैं। अब यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उस भवन को सील कर दिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर डोईवाला क्षेत्र के सभी प्रमुख मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। श्रद्धालु भजन कीर्तनों में लीन होकर श्री कृष्ण के आगमन की तैयारी करते नजर आए। सिद्धपीठ शक्ति भवन मंदिर में महिला मंडल समिति ने भजन कीर्तन का आयोजन किया। ऋषिकेश रोड स्थित गोवर्धन मंदिर में भजन गायक सुशील मेहरा ने अपनी मधुर प्रस्तुति से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। आयोजन का नेतृत्व कर रहे युवा सेवा मंडल के सचिव यश राज सोनकर ने बताया कि हर वर्ष जन्माष्टमी पर इसी प्रकार भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और झांकियों के माध्यम से भगवान
श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया जाता है। देहरादून के नेहरू कॉलोनी स्थित सनातन धर्म मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के अनुसार आधी रात को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसे श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मना रहे हैं। मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। रात्रि में भजन कीर्तन का आयोजन होगा। इसके बाद चंद्र दर्शन के बाद हाथी घोड़ा पालकी निकाली जाएगी और जय कन्हैया लाल की जय घोष गूंजेंगे। लड्डू गोपाल का अभिषेक कर पालना झुलाई जाएगी और भगवान की महाआरती होगी। मंदिर के पुजारी रमाकांत नौटियाल ने बताया कि ये परंपरा सनातन धर्म से चली आ रही है। स्थानीय निवासी पूजा भारद्वाज ने भी बताया कि पूरे भारत में जन्माष्टमी का त्योहार भव्यता से मनाया जा रहा है। देहरादून सहित उत्तराखंड के 5 जिलों में आज मौसम का मिजाज खराब था। मौसम विभाग केंद्र ने देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत के कुछ इलाकों में तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही अन्य जिलों में भी बिजली चमकने के साथ ही बारिश की संभावना बनी हुई है। प्रदेश में 18 अगस्त तक तेज बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। इस स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को पत्र भेजकर लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में वन भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए वन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब वनों की जियो फेंसिंग की जाएगी, जिससे तय होगा कि प्रदेश में वन भूमि की बाउंड्री कितनी है। आपको बता दें कि प्रदेश में वन भूमि में लगातार अतिक्रमण की शिकायतें मिलती रहती हैं। इसको लेकर मुक्त कराने के लिए धामी सरकार ने बड़ा अभियान चलाया था। मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कौन सी जमीन प्राइवेट है और कौन सी जमीन वन भूमि की है। अभियान के तहत अतिक्रमण मुक्त कराकर जमीन वापस कराई गई है। समितियाँ बनी हैं तहसील स्तर पर एसडीएम के खंड डिवीजन स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में, जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में और प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जिसमें संबंधित डीएफओ भी रहेंगे, जिसमें जिला स्तर की समिति में कंजर्वेटर रहेंगे और राज्य स्तरीय समिति में हॉप रहेंगे। और ये जो हमारा पीसीसीएफ है लैंड एक्विजिशन, ये रहेंगे। इसमें बाकी अधिकारी जो तहसील डीएफओ और पीडब्ल्यूडी के, जिनके माध्यम से इसमें पूरा कमेटियां बना करके इसमें जो डिवीजन वाइज इनमें सर्वे करने के बाद इसमें आगे कार्रवाई की जा सके। रुड़की में एक व्यक्ति के घर में देर रात मगरमच्छ घुस गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। परिवार में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया है। साथ ही वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एमडीडीए की ओर से भवनों को लेकर एक अहम निर्णय लिया गया है। कहा जा रहा है कि अब 2 मंजिला मकान से ऊपर नहीं बनाया जाएगा और अगर ऐसा करता हुआ कोई भी व्यक्ति पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार ये खबर देहरादून से हम आप तक पहुंचा रहे, जहां अवैध इमारतों के खिलाफ अब एमडीडीए ने सख्त एक्शन लिया है। एमडीडीए सीवीसी बंशीधर तिवारी ने अब केवल 2 मंजिला मकान स्वीकृत होंगे। अभी तक कई लोग मानचित्र को आवासीय का 1 यूनिट का पास कराकर उसमें पार्किंग के साथ 3 से 4 मंजिला मकान बनाकर उसे अलग अलग लोगों को बेच देते थे। ये देहरादून विकास प्राधिकरण एक्शन मोड पर दिखाई दे रहा है और तमाम छानबीन करने के बाद ये बातें सामने निकल करके आई है कि कई लोग ऐसे हैं जो 1 मंजिल का नक्शा बनवाते हैं और उस पर 3-3 मंजिले भवन बनाए जा रहे हैं। ऐसी कई बातें सामने निकल करके आई है, जिसके लिए बंशीधर तिवारी जो कि बीसी एमडीडीए के, उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि अगर इस तरीके का कोई मामला सामने निकल करके आया तो उनको बख्शा नहीं जाएगा और सीधे तौर पर उन पर कार्रवाई होगी और अगर भवन बना दिया है तो जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।
नहीं, जैसा मैंने बताया, क्योंकि आवासीय मानचित्र में यह व्यवस्था है, तो रेजिडेंशियल मैप सैंक्शन करा करके उसको पास हो रहा है सिंगल यूनिट में, यानी एकल आवासीय में, लेकिन अलग अलग फ्लोर स्वतंत्र रूप से अलग अलग लोगों को बेच दिया जा रहा था, जिससे उसका काफ़ी दुरुपयोग हो रहा था। उसको रोकने के लिए हमने अपने स्तर से इस तरह की व्यवस्था की है और शासन को अनुमोदन के लिए भी भेजा है। बहरहाल इस तरीके के नियम कायदे बनते रहते हैं और कई बार हमने देखा है कि भूमाफिया कहीं ना कहीं अन्य रास्ते इसके लिए निकाल भी लेते हैं। देखने वाली बात होगी कि यह मुहिम कितना रंग लाती है और जो ये एक्शन लिया जा रहा है इसके दायरे में कितने लोग आते हैं। अपने सहयोगी राहुल के साथ मदन